आज के इस लेसन में ध्यान देंगे सभी लोग। जैसा कि कल हम बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आज देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। लेसन की अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जैसा कि देख रहे हैं द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का मतलब होता है ऐसा कोई सिस्टम जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हों। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ध्यान देना। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इसमें ये जो आवेश होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, ये दूरी जो 2l है अति सूक्ष्म है। कहा जा सकता है क्यों नहीं ये दूरी l ले लिया जाए। तो l दूरी लेंगे तो इसमें जब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी देखेंगे तो l/2 करना होगा, जो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत लाएगा। इसलिए द्विध्रुव की जो लंबाई होगी, मतलब आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होगी, उसको हम 2l से दिखाएंगे। परिभाषा ध्यान देंगे सभी लोग। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखना है, मतलब एक ऐसे सिस्टम का नाम बताना है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो अब सिस्टम की बात है, तो अब कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल में ध्यान देंगे, ये होता है H2O भी हो जाएगा या HCl भी होगा। ये अणु होगा H2O का अणु या HCl का अणु हम ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अब कहेंगे HCl क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम है, H2O भी एक सिस्टम है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। जैसे इसको जानते हो दो समान, तो दो समान आवेशों में कैसे इसको हम बांटेंगे, तो H पर जानते हैं कितना होगा, H+ होगा, और OH क्या होता है, ये माइनस होता है, जानते होंगे। तो अब देख रहे हैं कि H पर जितना पॉजिटिव चार्ज है OH पर उतना ही क्या है, माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब H2O का एक अणु दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, इसलिए H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। बिल्कुल उसी तरह से हम HCl की बात करेंगे, तो H पर प्लस होगा और Cl पर क्या होगा, माइनस होगा। अब बता सकते हो कि H जो आयन है और Cl आयन मतलब क्लोरीन आयन, क्या इन दोनों आयनों के बीच की कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, तो दूरी तो होगी, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही कम दूरी होगी। ये दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे और वह दूरी एंगस्ट्रॉम में होगी या उससे भी छोटा हो सकता है। तो देखो H+ और Cl पर माइनस आवेश, तो कहने का मतलब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसमें दो समान आवेश रहेंगे, उनका नेचर अपोजिट विपरीत रहेगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे। बात आती है परमाणु की, एटम की नाम सुने होंगे, परमाणु का, एटम का। तो नाम जब सुने हैं एटम का, परमाणु का, तो परमाणु में भी जानते हैं कि जितना धनावेश रहता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश भी होता है। तो क्या ये परमाणु, एटम, ये भी एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के मिलने से बना है। ये
तो क्या बता सकते हैं एटम भी क्या वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है? तो ध्यान देंगे, कभी कभी बात इस तरह से आ जाती है कि एटम जो है जिसमें समान धनावेश समान ऋण आवेश होता है, लेकिन ये जो एटम जो परमाणु है इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। अब बात आती है कारण क्या है, इसमें भी तो समान आवेश है, विपरीत प्रकार वाले हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी है, लेकिन ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या कारण है? तो ध्यान देंगे, ये जानते हैं पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका केंद्र, एटम का जो केंद्र होता है, कहने का मतलब एटम के भीतर का मतलब अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है, और उस खोखले भाग के एक अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश वह द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो वहां नाभिक के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान जहां ये धनावेश संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, और ये ऋण आवेश का भी केंद्र वही होता है। तो धनावेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही होने के कारण, संपाती होने के कारण इस एटम को हम वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते। यदि आवेशों का केंद्र अलग अलग होता है, जैसे देखो H आयन और Cl क्लोरीन आयन, चूंकि ये आयनों का केंद्र अलग अलग होगा, उनके बीच की कुछ दूरी होगी, इसलिए उससे बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव, इसका आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, परिभाषा ध्यान देंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा, परिभाषा हम कैसे देंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार की राशि है, इसका मात्रक बीमा क्या होगा, ध्यान देंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है Q × 2L। इसकी परिभाषा ध्यान देंगे, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q एवं दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से दिखाया जाता है। P होता है Q × 2L। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसे P से दिखाया जाता है, P = Q × 2L। अब इसमें देखो, ये राशि जो है सदिश राशि है, वेक्टर है, ये सदिश राशि, ये है सदिश राशि। राशि कैसी है? ये राशि है सदिश, दिशा होगी, ध्यान देंगे, दिशा जानते हैं सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो दिशा किधर से किधर को होगी? तो दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है दिशा, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ध्यान देंगे, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम बताए थे, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, की दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, की ओर होती है। तो बताया गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इस राशि सदिश है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, जबकि वैद्युत क्षेत्र इसके विपरीत होता है। अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक देखो कूलाम मीटर होगा, Q मतलब कूलाम, और L है, इसका मतलब ये मीटर होगा, और इसका जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र इसका तो देखो कूलाम एम्पियर सेकंड होता है, तो एम्पियर का मतलब A और सेकंड का मतलब T हो गया, और फिर यहाँ L लिखेंगे मीटर, तो L है तो इसको इस रूप में लिखेंगे, पहले L लिखेंगे, उसके बाद T लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे। ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा,
दिशा सब बताया गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव दोनों को बताया गया। अब इसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध एग्जाम से होगा, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, क्वेश्चन भी इस तरह आ सकते हैं, और वह है बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण हम बता रहे थे। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण तो कहीं आ गया गणना करते समय, अभी बताएंगे, कहीं आ गया Q/2L तो वहां क्या लिखेंगे, P लिख लेंगे। गणना करते समय कहीं Q/2L दिखाई दिया, वह होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, एक बार अक्षीय स्थिति में और एक बार निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, जो कि दोनों में से कोई एक अवश्य आएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि इसके पहले भी हम बताए थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric field due to an electric dipole, due to an electric dipole due to an electric dipole अब इसमें देखेंगे, पहले हेडिंग होगी अक्षीय स्थिति, इंड ऑन पोजीशन होगा, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति इंड ऑन पोजीशन में क्या होता है, ध्यान देना, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। अभी हम बता रहे थे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसमें आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बने निकाय में को हम +Q आवेश लेंगे और दूसरा जो चार्ज होगा उसको हम -Q आवेश कह देंगे। ये दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होंगे, तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी बताए हैं अभी 2L। अभी तुम लोगों को हम बता रहे थे कि 2L क्यों रखा जाएगा, क्यों नहीं L रखा जाता है। अब इसमें समझ में आएगा, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इसमें आवेश जो होते हैं एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं। अब इस सिस्टम का नाम हम देंगे AB। AB एक ऐसा सिस्टम है जिसके अभी एग्जाम्पल को भी दिखाए थे, HCl को, H2O को, एटम को भी हम बताए थे, लेकिन एटम वैद्युत द्विध्रुव नहीं है क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। अब इसके मध्य बिंदु को मान लेंगे, तो बताओ जब 2L दूरी है इस सिस्टम की, जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने हैं, तो O से B कितना होगा, तो अर्ध लंबाई होगी, 2L का आधा करेंगे तो ये दूरी L हो जाएगी और इधर आधा हो जाएगा, इधर L हो जाएगा। यदि हम दूरी L जो मानते हैं, क्योंकि दूरी तो एंगस्ट्रॉम में होगी, बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, लेकिन 2L इसमें अब ये मत जानना कि बहुत बड़ी दूरी है, 2L अति सूक्ष्म है, एंगस्ट्रॉम में दूरी है। मध्य बिंदु से हम आधा इधर करेंगे L और आधा इधर L, सुविधा के लिए। यदि इसका हम L लंबाई ले लें तो L/2 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी L/2 करना पड़ेगा, जो आगे गणना करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी।
अब चूंकि अक्षीय स्थिति की बात है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा पर ही हम एक बिंदु लेंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा पर कोई बिंदु यहाँ P ले रहे हैं, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का हमें पता करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता करना है। अब ये बताओ कि प्लस Q आवेश से दूरी इसकी कितनी होगी, जबकि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P लिए हैं उसकी दूरी हम मान लेते हैं r मीटर। तो ये प्लस Q आवेश मतलब B से P की दूरी क्या होगी, तो r में से क्या किया जाए, l को माइनस कर दिया जाए, ये दूरी होगी r माइनस l। और इस ये बिंदु से जब दूरी देखेंगे तो ये बिंदु से यही दूरी होगी r प्लस l, क्योंकि r से कुछ ज्यादा है। जैसा कि इसके पहले हम तुम लोगों को बता चुके हैं, बताए भी हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये प्लस Q क्या है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P लिया गया था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र दिखा चुके हैं। इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र हम कल बताए थे, इसके पहले बताए थे। अब ध्यान देंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर, तो उसकी दिशा होगी धनावेश से दूर होगी, उसको हम E1 मान लेते हैं। और ऋण आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। इसलिए ऋण आवेश के कारण जो बिंदु A पर आवेश स्थित है माइनस Q आवेश, उसके कारण E2 जो उत्पन्न होगा वह ऋण आवेश की ओर होगा। धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र और ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत बल रेखाओं में हम दिखाए थे। अब ध्यान दो, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। और E1 बराबर तो हम कल बताए, उस दिन बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या बताया गया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इंटू Q अपान R स्क्वायर बताया गया था। लेकिन यहाँ क्या R स्क्वायर है, प्लस Q आवेश से P की दूरी नहीं है, क्या है, R माइनस L है, इसलिए हम यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर लिखेंगे। और दिशा थोड़ा ध्यान देंगे, दिशा, इसकी दिशा जानते हैं B से P की ओर है कि नहीं, या धनावेश से दूर, दिशा बिंदु P से B की ओर, नहीं B से P की ओर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां माना गया है E2। तो E2 इक्वल फार्मूला तो वही होगा, दूरी में थोड़ा सा अंतर है, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। और दिशा थोड़ा ध्यान देंगे, दिशा P से E की ओर होगी, दिशा P से E की ओर। अब इसमें ध्यान देना है सभी लोगों को, हमें जान रहे हो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं देखना है, हमें तो ये इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है ना, जो सिस्टम है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र देखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव अभी हम परिभाषा बताए हैं कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव, और इसमें आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E क्या होगा, तो E जो देख रहा है E1 और E2 का परिणामी होगा। चूंकि E1 भी वेक्टर और E2 भी वेक्टर है, तो दिशा तो विपरीत है, इसलिए दोनों का हम परिणामी लेंगे, घटाएंगे। तो ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाएंगे और E बराबर होगा, देखो E बराबर तो होगा E1 प्लस E2 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये सही है E2? नहीं। देखो यहाँ माइनस E2 अवश्य होगा, क्योंकि जब दिशा एक रहती है तब वेक्टरों को जोड़ा जाता है। तो ये माइनस जब करेंगे तो अपोजिट वेक्टर E2 E1 की दिशा में चला जाएगा, जोड़ लेंगे प्लस माइनस तो माइनस होगा, मतलब E1 इक्वल्स, देखो E1 नहीं E इक्वल्स क्या होगा, E1 E2 के मानों को देखो, तो E1 में देखो और E2 में देखो क्या कॉमन, क्यों तो दोनों में है, 1/4πε0 के भी दोनों में है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, और ये होगा Q/4π ये नॉट एप्सिलॉन के इन ब्रैकेट 1/r - l का होल स्क्वायर, और ये प्लस नहीं माइनस 1/r प्लस l का ये होगा होल स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और वही चीज यहाँ प्लस है, स्क्वायर है दोनों में, इसका हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम लेंगे, दोनों का जोड़ घटाना करेंगे। वैद्युत क्षेत्र इक्वल्स हुआ Q/4π नॉट एप्सिलॉन के इनटू इन ब्रैकेट इसका एलसीएम लेंगे तो ये r माइनस l का होल स्क्वायर और इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये तो नहीं रहेगा, यही बचेगा, और इसका होल स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे तो दो पदों के योगफल का होल स्क्वायर बताया गया होगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2r इंटू l लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखो जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह है तो ये प्लस r स्क्वायर होगा लेकिन माइनस हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ प्लस l स्क्वायर होगा तो माइनस l स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस 2rl होगा तो माइनस 2rl होगा, चिन्ह यहाँ माइनस इसलिए क्या होगा तो प्लस हो जाएगा 2rl। अब जो कटने वाला है कैंसिल करो, l स्क्वायर से l स्क्वायर, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर, 2rl में 2rl जोड़ लो तो हो जाएगा 4rl, ध्यान देंगे, या इक्वल्स हुआ 1/4π नॉट एप्सिलॉन के इंटू 2QL लिखा जा सकता है। जैसा कि देखो यहाँ 2rl कितना हुआ 4rl, और यहाँ Q है तो वहां भी तो वही है 4QRL है अपान, इसका जब इसमें जब गुणा करोगे तो जब गुणा हम करेंगे तो जान रहे हो क्या होगा, ये वर्गांतर यहाँ है, प्लस माइनस है वर्गांतर है, मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का ये क्या है, ये होल स्क्वायर है, हो जाएगा ये। अरे है गुणा करेंगे घात, ये 2 है ये 2 है तो क्या 2 रहेगा कि 4 रहेगा, 4 हो जाएगा। चार वहां लिख दें, 4 नहीं होगा 2 ही होगा, 4 तो तब लिखेंगे जब आधार समान रहता, गुणा की संक्रिया रहती, जोड़ देते। देखो यहाँ चूंकि यहाँ ध्यान दो, चूंकि L इज मच लेस देन R, यह जो दूरी L है द्विध्रुव की अर्ध लंबाई है, ये दूरी R की तुलना में अति सूक्ष्म है, इसलिए L स्क्वायर को हम क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे, अरे छोटा है और स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, तो L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, मतलब L स्क्वायर तो अब नगण्य हो गया, तो यहाँ देखो R स्क्वायर है उसका स्क्वायर है तो R पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर R है तो R से एक घात कट जाएगा, तो ये हुआ। अतः E बराबर हुआ, अतः जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण E बराबर हुआ 1/4π
एप्सिलॉन 0 के आई इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2l अपान r की घात 3। अब ये नहीं कोई कहेगा कि r है तो r कहाँ चला गया, यहाँ r पावर 4 होगा, r पावर हम क्यूब लिखे हैं, कैंसिल हुआ है। अब बताओ q इंटू 2l क्या है, तो q इंटू 2l तो अभी हम बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वो परिभाषा भी दी है। तो या हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू 2p अपान r क्यूब, जहाँ p इक्वल्स टू, जहाँ ये तो न्यूटन प्रति कूलम में होगा, न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ p बराबर q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो सभी लोग ध्यान देंगे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, इस साल भी आया था ये। ध्यान देंगे इसमें अक्षीय स्थिति तो हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए। अब निरक्षीय स्थिति जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है वो, कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, और एक हम व्यापक स्थिति में तुम लोगों को बताएंगे कि व्यापक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, और वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण बताकर रिलेशन समाप्त करेंगे। ध्यान देना। इसके बाद अब ध्यान देना, ये दूसरा नंबर होगा निरक्षीय स्थिति, जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति फिगर में थोड़ा सा ध्यान देना। फिगर में अब चूंकि निरक्षीय स्थिति है इसलिए फिगर अब ऐसा नहीं बनेगा, फिगर हम दूसरे तरह से बनाएंगे। अभी हम बता रहे थे दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसमें ये आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यदि कोई बिंदु लेंगे तो वह अक्षीय स्थिति होगा, और निरक्ष पर अब रखेंगे मतलब इसके अक्ष से ऊपर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज देखना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। तो अभी हम बता रहे थे कि दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें हम मान लेते हैं कि ये दो सूक्ष्म आवेश हैं जो समान है परिमाण के, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। एक -q आवेश का है तो एक +q आवेश का है, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और इसमें आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो इधर की ये दूरी तो 2l होगी, टोटल दूरी होगी 2l, और इस निकाय का नाम दे रहे हैं A। B एक निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से बना है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है H2O मॉलिक्यूल्स और HCl का भी, और लेकिन एटम जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता। अब देखो इसके मध्य बिंदु से मान लेंगे कि माना कि मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का अध्ययन करना है। अब बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, तो ये तो दूरी है, द्विध्रुव की अर्ध लंबाई होगी वो भी, O से भी दूरी होगी L, और O से जो E है वो भी L होगा। तो अब बिंदु P से B की जब दूरी देखेंगे तो ध्यान दो, ये जान रहे हैं कि OB का मान L है और OP का मान है R, तो ये PB मान होगा अंडर रूट, चूंकि समकोण त्रिभुज है कर्ण पर का बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के, तो ये अंडर रूट हो जाएगा r² प्लस l², और यह जो दूरी है AP उसका भी मान LR है, तो हम r² प्लस
L स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धनावेश के कारण E1, तो धन आवेश के कारण जो E1 होगा उसकी दिशा ये होगी, ये होगी दिशा E1 की। और ये जो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E2 की दिशा ये होगी। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि दिशा तो यहाँ न एक है न विपरीत है, तो कैसे हम इसका परिणामी लेंगे, जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर वियोजन करना होगा। अभी तुम लोगों को हम बता रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव धनावेश से ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अब एंगल लेंगे, देखो ये एंगल थीटा मानेंगे, यह एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा, तो वो काट रही है, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। थीटा एक सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब परिणामी हमें तो देख रहे हैं कि E1 यहाँ है और E2 यहाँ है, और परिणामी हमें E का यहाँ पता करना है। तो E का जब पता करना है तो E के अनुदिश E1 को भी लाएंगे, E2 को भी ले जाएंगे। जब दिशा एक हो जाएगी तो दोनों का हम परिणामी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ बताओ, यहाँ तो इस तरह से देख रहा है, यही स्थिति है वहाँ। ये जो देख रहा है यह जो वेक्टर है वह E1 है, परिमाण में E1 है, और ये एंगल थीटा है। और इस तरह से जो देख रहा है यह है E2 वेक्टर, और यह एंगल है थीटा। तो जिस वेक्टर को वियोजित करना होता है उसके हेड से सम्मुख अक्षों पर लंब डालते हैं। यहाँ दो अक्ष हैं, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। तो यहाँ से जब हम लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल तो अवश्य होगा। ये थीटा है, थीटा जिस भुजा पर बना है, तो बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने E1 तो कर्ण हुआ, थीटा इसी भुजा पर बना है, इसलिए आधार होगा। ये आधार और कर्ण की बात आएगी तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस। मतलब E1 का x अक्ष के अनुदिश जब लाएंगे जिसमें हमें E का पता करना है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये होगा E1 cos थीटा। और यहाँ से जब इस पर लंब डालेंगे तो ये थीटा है तो ये भुजा आधार होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल तो कर्ण हो जाएगा, और यह भुजा भी हो जाएगी, यह भी होगा E2 cos थीटा, E2 ये cos थीटा होगा। अब यहाँ से इस पर जब लंब डालेंगे तो एंगल थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। बोलो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? थीटा के सामने भुजा लंब होगी, इसलिए इसको हम लिखेंगे E2 sin थीटा। और यहाँ से जब इस पर हम लंब डालेंगे ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री अवश्य होगा। तो जब ये एंगल 90 थीटा हो गया और ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने E1 जो होगा कर्ण होगा। थीटा के ठीक सामने भुजा y अक्ष है, इसलिए y अक्ष जो होगी लंब का काम करेगी, तो यह हो जाएगा E1 sin थीटा। अब यदि E1 और E2 के परिमाण यदि आपस में बराबर हो जाए तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं विपरीत दिशा में, एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, प्रभावहीन कर देंगे। E1 और E2 का यदि परिमाण बराबर हो गया, दिशा विपरीत है, तो इनका परिणामी शून्य होगा। मतलब ये दोनों घटक एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावहीन कर देंगे। और ये जो cos थीटा वाले घटक हैं इस दिशा में जो देख रहे हैं, cos थीटा वाले घटक परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। cos थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाएंगे क्योंकि दिशा एक है। इधर न करके थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम इधर कर लें यदि इस तरह से, तो यह हो जाएगा, ये होगा E1 cos थीटा, और यह जो होगा यह भी क्या होगा, यह भी होगा E2 cos थीटा। दोनों की दिशा एक है इधर, मतलब E के अनुदिश है, इस दिशा में दोनों है। अब देखा जाए प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E1 बराबर ये होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ होगा, ध्यान देंगे, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर होगा। और दिशा जो होगी, दिशा तो ये P से B की ओर ही होगी, लेकिन जब होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट को यहाँ से हटा दें। होल स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट को यहाँ से क्या करें,
अंडर रूट को हम पहले ही हटा दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ भी हम अंडर रूट हटाकर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दिशा तो होगी पी से ए की ओर होगी। अब इसमें देखो E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं कि नहीं है। E1 और E2 के परिमाण आपस में क्या है, बराबर हैं। और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वाले घटक की दिशा ठीक विपरीत है, इसलिए साइन थीटा वाले घटक तो पूर्णतः निरस्त हो जाएंगे। cos थीटा वाले घटक की दिशा एक होने के कारण परस्पर जोड़ लिए जाएंगे। ध्यान देंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे, यही है दो। ये जो देख रहे हैं ना E1 cos थीटा, यह है E2 cos थीटा, दोनों की दिशा एक है, इसलिए उन घटकों को हम जोड़ेंगे। तो इसमें अब ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा वाले घटक, E2 साइन थीटा वाले घटक परिमाण समान, परिमाण समान, दिशा विपरीत होने के कारण वह दिशा विपरीत, वह दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, चाहे एक दूसरे से प्रभावहीन, एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं तथा cos थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, E1 E2 के मानों को तो हम रख लेंगे, cos थीटा का भी मान रखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें देखो E1 E2 के परिमाण बराबर हैं कि नहीं है, ऊपर देख रहे हैं। तो अब E1 E2 का परिमाण बराबर तो हम सीधे बाहर करेंगे उसको, तो ये हो जाएगा Q अपान, चाहे 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये होगा 2 cos थीटा। अब चित्र से ध्यान देंगे कि cos थीटा का मान क्या होगा। चित्र से cos थीटा बराबर, चित्र से cos थीटा बराबर होगा, देखो थीटा के लिए जो भुजा एल है आधार होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल तो ये कर्ण हो जाएगा। तो चित्र से cos थीटा बराबर हुआ कितना, आधार एल बटा कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और या ई बराबर कितना होगा, या ई बराबर, अब ध्यान देना है कि ई बराबर कितना होगा, मान रखेंगे वहां, जब मान रखेंगे तो ध्यान देंगे, या ई इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू, और ये 2 तो रहेगा ही। अब ये cos थीटा की जगह पर मान होगा एल अपान, ये देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब घात 1/2 होता है। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, और उसी आधार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर है 1/2। तो यहाँ समान आधार है, गुणा की संक्रिया है, इसलिए घात 1/2 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा
इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू इंटू 2l अपान ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसमें देखो चूंकि यल जो है द्विध्रुव की अर्ध लंबाई है इसलिए उसको हम नगण्य मान को छोड़ देंगे। चूंकि L इज मच लेस देन R इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो यहाँ देखो AR स्क्वायर बचेगा और उसका पावर 3/2 बचेगा। घात के ऊपर जब घात आएंगे गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब हो जाएगा यहाँ। तो E बराबर हुआ 1/4 पाई ये नॉट एप्सिलॉन के और Q इंटू 2l तो जानते हो बताए हैं Q इंटू 2l क्या P है, वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है तो ये होगा P अपान R की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये हुआ न्यूटन प्रति कूलम जहाँ P बराबर Q इंटू 2l, जहाँ P बराबर Q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हैं इसमें और अभी इसके पहले हम बताए अंतर क्या है। तो अंतर यही कि उसमें 2p था और इसमें केवल हो गया p, मतलब बराबर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका आधा निरक्षीय स्थिति में होता है, या निरक्षीय स्थिति में जितना वैद्युत क्षेत्र रहेगा समान दूरी पर अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आएगा इसका क्या होगा 2 गुना होगा। इस तरह से आज ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र समाप्त तो कर रहे हैं, लेकिन कल एक ऐसा हम सूत्र का निगमन करेंगे कि एक ही सूत्र के निगमन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। फार्मूला तो हम एक ही सेट करेंगे, इसका भी निगमन हो जाएगा और अभी इसके पहले हम बताया उसका भी निगमन होगा। जैसे बताओ कि ये बिंदु P यहाँ आ गया ना तो एंगल कितना बनाया है 90 डिग्री। ऐसे बिंदु P को जब यहाँ रख दिए तो ये थीटा क्या हो गया था 0 होगा। तो अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे और निरक्षीय स्थिति में थीटा क्या रखेंगे, क्या रखेंगे 90 डिग्री π/2 रखेंगे। तो π/2 रखेंगे तो ये वाला सूत्र आ जाना चाहिए और थीटा इक्वल टू 0 रखते ही 2p/r³ वाला भी आ जाना चाहिए। मतलब एक ऐसा हम समीकरण सिद्ध करेंगे E के पदों में, E बराबर एक ऐसा समीकरण सिद्ध करेंगे थीटा 90 डिग्री मतलब निरक्षीय स्थिति, मतलब इतना आना चाहिए और थीटा का मान जैसे ही हम न्यूनतम 0 डिग्री करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते ही 2p/r³ आ जाना चाहिए। तो हम जो कल सूत्र सिद्ध करेंगे उस सूत्र से यदि इन दोनों सूत्रों का निगमन आ जाता है तो कल वाले हम सूत्र को सही मानेंगे। तो हम लोगों को सोचना होगा दिमाग में कि हम कैसा समीकरण लाएं कि थीटा बराबर 0 कर दें तो E बराबर आ जाए 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू 2p/r³ आ जाए और थीटा बराबर 90 डिग्री करेंगे तो कैसे इतना आ जाए। एक ऐसे समीकरण का हमें निगमन करना है, उसका पता करना है और कल तुम लोगों को बताया जाएगा। कितना टाइम हुआ देखो तो 2 मिनट हुआ।